Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 26th of March 2025. तो गाइस आज है तारीख 26 मार्च 2025 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है डेली बेसिस पे सुबह सुबह 5 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाता है जो आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देता है। क्योंकि इस लेक्चर के अंदर में चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, लाइव मिनट हो, दूसरे कोई से भी अखबार हो या दूसरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वेबसाइट हो, पीआईबी न्यूज़ हो, एआईआर हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को एक ही जगह पर आपको कंप्लीट वे में पढ़ाया जाता है। आप सामने इंडेक्स देख पाएंगे कौन सा आर्टिकल कौन से सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में मेंस में कहाँ पर पूछा जा सकता है वो भी आपको पता चलता है। और एक जो डर होता है ना, फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरा ये आर्टिकल छूट सकता है, मैं केवल द हिंदू पढ़ रहा हूँ, मैं केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ छूट गया तो है ना, इस वाले पेपर से कुछ आ रहा है, यहाँ से मैंने नहीं पढ़ा। तो ये सारा जो डर है दोस्तों ख़त्म हो जाता है क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस पे 2 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। एक मॉर्निंग में 5 बजे, फिर दूसरा वीडियो दोस्तों यहाँ पे 8 से 9 के बीच में लाइव हो जाता है, द हिंदू का वीडियो, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करते हैं, एडिटोरियल वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं कंप्लीट। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारा का सारा एस्पेक्ट क्लियर हो जाता है, आपका डर खत्म हो जाता है कि हाँ मेरा न्यूज़पेपर कवर हो रहा है। साथ ही साथ में मॉर्निंग में 5 AM पर इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो हम अपलोड करते हैं, जहाँ पे हर एक न्यूज़ सोर्स, अलग अलग सोर्स इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ वो सब भी कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए फिर मैं आपको आज का इंडेक्स दिखा देता हूँ। शुरुआत करते हैं आज के रेलिवेंट सेशन की। उससे पहले जितने भी लोग नए जुड़े हैं, जो एग्ज़ाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि डेली बेसिस पे कल मॉर्निंग में अगर मॉर्निंग रूटीन वाले आप व्यक्ति हैं तो अपने मॉर्निंग रूटीन में इस वीडियो को ऐड कर सकते हैं। मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड होता है तो 40-50 मिनट का वीडियो होगा, इससे भी कम होता है, कई बार 30 मिनट्स 35 मिनट्स है। कवरेज यहाँ पर आपको बेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको सोर्स दिखा देता हूँ जिसमें हमने पहला आर्टिकल डाउन टू अर्थ का लिया है, बिजनेस स्टैंडर्ड का, एआईआर न्यूज़ का, इंडियन एक्सप्रेस का, पीआईबी का, साथ ही साथ में इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा न्यूज़ आर्टिकल है आप खुद भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ये टॉपिक एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे बात हो रही है जो समुद्र की गहराई है उसके बारे में कुछ नई नई जानकारियाँ हमको मिल रही हैं। ठीक है, जो आने वाले समय पर हमारे इवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद में फिशरीज सेक्टर को लेकर एक पैनल बनाया गया, उसके कुछ रिकमेंडेशन है, यह भी इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में पीएम मोदी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बर्थ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि दी है, तो इनके बारे में कुछ बात की गई है, हिस्ट्री के लिए रेलिवेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। फिर उसके अलावा एक वर्ड ट्रांसजेनिक रिसर्च चर्चाओं में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ट्रम्प के स्टेटमेंट पे कंट्रोवर्सी हो गई है एक चूहे को लेकर कि यह ट्रांसजेनिक है, ट्रांसजेंडर है, तो हम समझेंगे पूरा मामला क्या है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में एक स्पीशी है एंथ्यूरियम, तो ये स्पीशी है दोस्तों जो काफ़ी चर्चाओं में है, फ्लावर की स्पीशी है, पहली बार मिजोरम से एक्सपोर्ट की गई है सिंगापुर में, प्रीलिम्स के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक एल्गाई जो होती है ना, शैवाल, काई भी कभी बाल बोलते हैं, तो एक काई की डिस्कवरी हुई है, बहुत ही रेयर है, इसकी स्पीशी केवल एक ही हुआ करती थी, भारत में एक और नई स्पीशी मिल चुकी है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन प्लांट की स्पीशी को लेकर आर्टिकल है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉशिंग क्या है, एआई के नाम से कैसे बहुत सारी कंपनियां लोगों को बेवकूफ़ बना रही है वो समझाया गया है। साइंस एंड टेक के लिए यह टर्म इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए अगेन। फिर शहीद दिवस अभी रिसेंटली हमने 23 मार्च में देखा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में थंबनेल वाला आर्टिकल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बर्किलियम के बारे में बात करेंगे, एक ऑर्गेनो मेटेलिक मॉलिक्यूल की नई डिस्कवरी हुई है, तो साइंस के लिए रेलिवेंट है, अगेन प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ये सब कुछ कवरेज होने वाला है, जितने भी 9-10 आर्टिकल हैं। चलिए फिर पेन पेपर लेकर बैठिए, शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले नंबर 1 आर्टिकल के साथ में। तो क्या मेंशन किया जा रहा है, देखो यहाँ पर डीप सी इकोसिस्टम को लेकर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक्चुअली में क्या होगा, चलो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आपको एंटार्क्टिका और साथ ही साथ में आर्कटिक, ये दोनों रीजन देखने को मिलेंगे। ये दोनों हमारे पोल वाले रीजन्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ पे ठंड बरकरार है, ठंड आपको इतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी, बर्फ़ जमा हुआ है, ग्लेशियर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इन ग्लेशियर्स को पिछले कुछ समय पर खतरा भी बढ़ा है। खतरा किसकी वजह से बढ़ा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज यानी कि टेम्परेचर का बढ़ना, क्योंकि प्रदूषण वगैरह लगातार बढ़ रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्लाइमेट चेंज भी इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। और एंटार्क्टिका हो या आर्कटिक हो, दोनों जगह पे बर्फ़ पिघल रही है। एंटार्क्टिका में एक नया
मतलब आप कह सकते हैं रिसेंटली खबर पब्लिश होता है जिसमें बोला जा रहा है कि देखो ये एंटार्क्टिका की पूरी बर्फ़ है, पूरा बर्फ़ से यहाँ पर ये बना हुआ है, पूरा बर्फीला आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा, वैसे तो कहने को छोटा है, अपने आप में ह्यूमंगस साइज़ का है, इतना बड़ा है कि इसको अलग से नाम दिया गया है जॉर्ज फोर आइस शेल्फ। ये टुकड़ा जो है ना, ये टूट कर खिसक गया, साइड में निकल गया। तो जैसे ये साइड में निकला, अब हमारे पास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत बड़ा एक आइसबर्ग टूटकर अलग हो जाए। देन उसके नीचे के समुद्र के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, कैसे वहाँ पे लाइव है, उसको अभी तक स्टडी नहीं किया गया था। नाउ फाइनली यहाँ पर इसको स्टडी करने का मौका मिला, और अब ये जो डिस्कवरी है आने वाले समय पर नए नए और इन्फॉर्मेशन साइंस के पर्पज से निकाल कर लेकर आ सकती है। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे ही आइसबर्ग हटा, अब इसी जगह पे समुद्र की गहराई के अंदर जाकर स्टडी किया जाएगा कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कैसे रहते हैं, वहाँ पे सनलाइट नहीं जा रही है, दूसरे और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे दूसरे प्रकार के जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो जीवित रहते हैं, उनका सर्वाइवल रेट इतना ज़्यादा बेहतरीन कैसे है, ये सब यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ में आ चुका है कि आखिरकार ये आर्टिकल क्यों खबरों में चल रहा है। अब सुनिए दोस्तों यहाँ पर आगे की कहानी। सबसे पहले की फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स करी गई है इस स्टडी में वो क्या बोला गया है। समुद्र की गहराई में रिसर्च करना शुरू किया गया, और रिसर्च करते करते समुद्र की गहराई में 1300 मीटर तक पहुंच गए। 1300 मीटर के बाद वाला जो रीजन है ना, उसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं मीसोपेलेगिक जोन। देखो ओशन की गहराई में जैसे जैसे गहराई बढ़ती रहेगी, इनको अलग अलग जोन्स के नाम से डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर आप देख पाओगे, ये हम मीटर्स में बात कर रहे हैं, 200 मीटर से ऊपर तक, यानी कि ऊपर से आप देख पाओगे समुद्र है हमारा। ठीक है, अब ऊपर से 200 मीटर तक की जो गहराई वाला रीजन आपको जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं एपीपेलेगिक जोन। यहाँ पे आराम से सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, है ना, जो हमारी सनलाइट वगैरह इस रेंज में अच्छे से पड़ती है। फिर 200 के बाद दोस्तों 1000 मीटर के आसपास पड़ता है मेसोपेलेगिक जोन। फिर उसके बाद 1000 से 3000 के बीच में आपका बैथीपेलेगिक जोन, जो मिडनाइट जोन होता है, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती, बिल्कुल घना अंधेरा छा जाता है। जबकि मीसोपेलेगिक जोन में थोड़ा बहुत सनलाइट पहुँचता है, इसको कई बार ट्विलाइट जोन भी कहते हैं, क्योंकि थोड़ी तो यहाँ पे सनलाइट पहुँच गई। दूसरा, कुछ और ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ पे होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, यानी कि लाइट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनमें लाइट चमक रही होती है, तो उससे भी दोस्तों यहाँ पर इस एरिया में लाइट मिल रही होती है। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे काफ़ी अंधेरा हो जाता है, याद रखिएगा। और गहराई में जाएंगे समुद्र के अंदर, बिल्कुल काला घना अंधेरा छा जाएगा। फिर ऐसे ही दोस्तों जो ओशन बेसिन होता है बिल्कुल लास्ट में, उसको कई बार द एबिस के नाम से जानते हैं, यानी एबिसोपेलेगिक जोन। ठीक है, इससे भी गहराई एक देखने को मिलती है। कई बार समुद्र के बीच में ट्रेंचेस बनी होती हैं, ऐसे यहाँ पर जो गहरी गहरी यहाँ पर कतारें हैं, इनको ट्रेंचेस का नाम दिया जाता है, इनको हेडाल जोन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो जेम्स कैमरून है वो सबसे ज़्यादा गहराई तक जा चुके हैं। समुद्र की एक बहुत ज़्यादा गहराई है, आप देख पाएंगे लगभग 11,000 मीटर की गहराई। आप इमेजिन कीजिए, ये इतनी गहराई है। जबकि माउंट एवरेस्ट की हाइट यहाँ पर आपकी 8,848 मीटर है, इससे भी कहीं गुना ज़्यादा गहराई में चले जाना समुद्र के अंदर, जो बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे टाइटैनिक जहाज़ के बारे में आपको पता होगा, टाइटैनिक जो डूबा था, वो टाइटैनिक भी लगभग 12,500 फीट की गहराई तक पहुंचा हुआ है, मतलब इस रेंज में, या 3800 मीटर के हिसाब से। देखो फीट और मीटर दोनों में फ़र्क है। फीट की बात करेंगे तो 12,500 फीट, मीटर की बात करेंगे तो 3800 मीटर, यानी द एबिस वाले जोन में आपको वो टाइटैनिक वगैरह देखने को मिलेगा। इससे भी कहीं गुना ज़्यादा गहरा समुद्र आपको नज़र आता है। तो समुद्र के बारे में आप अभी आने वाले समय पर साइंस ना जाने कितनी सारी स्टडीज़ पब्लिश करेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वास्ट रीजन आपको ये नज़र आएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज हम परे हैं जिसके बारे में नहीं पता है। तो अभी हमने इस ट्विलाइट जोन जो है ना, जिसको हम बोलते हैं मीसोपेलेगिक जोन, इसकी स्टडी की है, और ये पता चला है कि भाई जैसे ही समुद्र की गहराई में गए, यहाँ पे बड़े बड़े कोरल्स प्रेजेंट हैं, स्पॉन्ज प्रेजेंट है, आइस फिश प्रेजेंट है, बड़े बड़े सी स्पाइडर, समुद्र वाली मकड़ियाँ प्रेजेंट हैं। और ये दर्शाने में एक चीज़ और पता चलती है कि आखिरकार यहाँ पे जब सनलाइट नहीं जा रही है, सूर्य की किरणें नहीं पहुँच रही हैं, ये बिल्कुल ऐसा आइसोलेट जगह है, घना अंधेरा छाया हुआ है, तब भी यहाँ पर जीवन है, ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर रह रहे हैं। और यहीं पर दोस्तों जब ये रिसर्च किया गया, कोरल वगैरह खोजी गई, तो इसमें एक नई स्पीशी भी मिली है, वो है जायंट सी स्पाइडर। समुद्र के अंदर एक बड़ी मकड़ी,
ठीक है, समुद्र में रहने वाली। फिर उसके बाद में ऑक्टोपाई हो गया, जाइंट फैंटम जेलीफिश, एक ऐसी जेलीफिश जो 1 मीटर चौड़ाई तक ग्रो कर सकती है। फिर वेस शेप का स्पॉन्ज पाया गया। ये सब नई स्पीशी आइडेंटिफाई करी गई है जब ये समुद्र की गहराई में पहुंचे और उसका नया जो पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी है उसको हम समझ रहे थे उस दौरान। अब यहीं पर क्वेश्चन ये भी आया कि सर ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो बहुत सारी क्वेश्चन को हमारे दिमाग में पैदा करता है कि यहाँ पे ऐसा सरफेस सनलाइट नहीं है यार, ठीक है, कोई सरफेस न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तब भी यहाँ पे लाइफ है, ये कुछ एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं। आखिरकार किस चीज़ पे निर्भर है? कुछ तो चाहिए होगा इनको अपने बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अरे कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा यार। तो इसमें यहाँ पर ये इनको मिल जाता है मैरिन स्नो। याद रखिएगा, मैरिन स्नो क्या होता है? समुद्र का जो सरफेस है, जो बिल्कुल यहाँ पर आपको तला देखने को मिलेगा, वहाँ से भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकलते रहते हैं, है ना। ऊपर से भी अगर आप देख पाओगे, ओशन में जो ऊपर वाला जोन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स के माध्यम से जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो भी निकलता रहता है। तो वो सब मैरिन स्नो का काम करता है। इस मैरिन स्नो पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा डीप सी का इकोसिस्टम, यानी ये सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल्स इस पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसी पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इस इकोसिस्टम में वैसे अगर आप न्यूट्रिएंट्स वगैरह देखोगे तो इतने ज़्यादा तो नहीं मिलते हैं, तो उसके बावजूद भी सर्वाइवल रेट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम समुद्र की गहराई की रिसर्च कर रहे हैं, डीप सी में जा चुके हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं। तो डीप सी की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा ओशन वाटर होता है। जब भी ये वर्ड आएगा डीप सी, समुद्र में हम इतनी गहराई में जा चुके हैं जो 200 मीटर से ज़्यादा गहराई की बात हो रही है, जहाँ पे सनलाइट फिर अंदर नहीं जा पाती, है ना। जब सनलाइट नहीं जाती तो वो जोन एफोटिक जोन कहलाने लगता है। समझ रहे हैं? और ऐसा यहाँ पे अर्थ में बहुत सारे एनवायरमेंट प्रेजेंट हैं। जब समुद्र की गहराई की स्टडी करते हैं तो उसमें एक एबिसल प्लेन आता है, समुद्र का सबसे ज़्यादा डार्क रीजन, बिल्कुल गहराई, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो जानवर हैं वो मैरिन स्नो पे डिपेंडेंट होते हैं। जो भी यहाँ पे आप देख पाओगे, समुद्र के अंदर आपको हाइड्रोथर्मल वेंट्स देखने को मिलेंगे। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में आपको पढ़ा रखा है ना पहले भी। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, जो एक समय पर ज्वालामुखी था, इरप्ट हुआ, इसमें से मैग्मा निकल रहा है। बहुत सारे इसमें से आप कह सकते हैं जो फ्यूम्स है, गैसेस है, वो निकल रही होती हैं, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को निकालती हैं। तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से निकलता है वो पोषण जो नीचे प्रेजेंट एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको मिलता रहता है। जैसे इतनी गहराई में जो चीज़ मिलती है वो क्या होती है? सी क्यूक्यूम्बर्स दोस्तों इतनी गहराई में आपको देखने को मिलेंगे एबिसल प्लेन्स में। फिर मैरिन स्नो के बारे में आपको बता चुका हूँ, एक ऑर्गेनिक मैटर आपको देखने को मिलेगा जो सरफेस वाटर से निकल कर आ रहा है, यहीं से न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति हो रही है। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कार्बन को अपने अंदर ट्रैप करके रखता है, कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में आपको पढ़ा ही चुका हूँ। हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा गर्म मिनरल रिच अंडर वाटर टावर्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इनमें मिनरल भरा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो टावर्स है वो बने हुए हैं। एक समय पर कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, मैग्मा निकला, सूखा, ठंडा हुआ, जम गया, इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर उसके अलावा वेल फॉल्स आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है, जब भी समुद्र के अंदर मान लो कोई वेल है जिसकी जान चली जाती है तो उसकी जो डेड बॉडी है वो बिल्कुल नीचे चली जाती है। जैसे ही वो नीचे चली जाती है तो यहाँ पर एक फ़िश आती है जिसको बोलते हैं हैक फिश, ये भी इतनी गहराई में पाई जाती है, वो यहाँ पर इस वेल को खाने का काम करती है, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट मिल जाता है। तो एक एनिमल दूसरे एनिमल को इस तरीके से सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये इस तरीके से हमारा जो डीप सी इकोसिस्टम है वो पूरा रन कर रहा है, ये रिसर्च पेपर ने बताया है। नाउ क्वेश्चन ये है कि इस डिस्कवरी का इंपॉर्टेंस हमारे सामने क्या है, हमें यहाँ पर क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए ये साइंस और इकोलॉजी के लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, क्योंकि ये हमारी मदद करता है। हम इससे ये समझ सकते हैं कि कैसे एक जीवन जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, कैसे एक जीवन इतना ज़्यादा गहराई में रह सकता है जहाँ पे सनलाइट तक ना जा पाए, न्यूट्रिएंट्स ना हो। तो ये इसके बारे में हमको पता चलता है। उसके अलावा जो आइसबर्ग्स हैं, क्योंकि अभी भी एक आइसबर्ग हटा था, ठीक है, उसके बाद उस जगह पे रिसर्च हमने की है। तो आइसबर्ग दोस्तों लगातार क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी गर्मी के बढ़ने की वजह से टूट टूट के अलग हट रहे हैं। इसका डीप सी पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समुद्र का ये ओवरऑल रीजन ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली खबर पर आते हैं, और अगला आर्टिकल भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। इंडेक्स में आपको बता ही चुका हूँ क्या क्या चीज़ें किस लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल बढ़ने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, मेक श्योर क्या करो वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 2000 लाइक्स का टारगेट है, आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है एक टर्म के बारे में जिसका नाम है ट्रांसजेंडर माइस। ट्रांसजेंडर माइस। तो हाल ही में यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कोई बात अपनी रख रहे थे और बात रखते रखते इनके मुंह से गलत स्टेटमेंट निकल गया। इनको बोलना था ट्रांसजेनिक माइस, लेकिन उन्हें ट्रांसजेनिक माइस के बजाय बोल दिया ट्रांसजेंडर माइस। इस वजह से ट्रांसजेंडर माइस करके यहाँ पर ये जो फोटो है पिछले कुछ समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई। तो बेसिकली यहाँ पर अब एक डिबेट से छिड़ चुकी है, क्या हमें आज ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेनिक दोनों वर्ड के बीच में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं पता है क्या? आज हम यहाँ पर ट्रांसजेनिक वर्ड को ट्रांसजेंडर से कंफ्यूज कर देंगे? तो ये दर्शाता है ना कि आज लोगों में बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सब का जो अवेयरनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जबकि ट्रांसजेनिक वाला जो ये पूरा टर्म है, ये आज रिसर्च पेपर्स के अंदर में या नई नई प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दवाइयों के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कोई बीमारियों का ट्रीटमेंट करना है तो उस क्षेत्र में भी दोस्तों यहाँ पर ये ट्रांसजेनिक वर्ड जो है बहुत रेलिवेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आप में से कभी काफ़ी सारे लोगों को ये ट्रांसजेनिक वर्ड का मतलब ना पता हो। आइए मैं आपको बताऊं, ट्रांसजेंडर तो पता है आप सभी को, ट्रांसजेनिक की हम बात कर रहे हैं। तो ट्रंप ने यही तो किया, ट्रांसजेनिक माइस बोलना था, एक ऐसा चूहा जो ट्रांसजेनिक करके यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था, वो ट्रांसजेंडर माइस बोल देते हैं, इस वजह से ये वर्ड चर्चाओं में है। नहीं, अब आइए समझिए कुछ रेलिवेंट चीज़ें। सबसे पहले ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? देखो ये जो वर्ड है ना ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक, ट्रांस का मतलब होता है इसमें एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी के अंदर में उसकी क्वालिटीज़ को ट्रांसफ़र करना, और जेनिक का मतलब होता है जीन्स, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए आपके जो जीन्स हैं वो यहाँ पर जेनिक कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि भाई जीन से रिलेटेड एक पर्टिकुलर क्वालिटी को, एक स्पीशी की क्वालिटी को दूसरे प्रजाति के अंदर में ट्रांसफ़र करना, वो यहाँ पर ट्रांसजेनिक वर्ड दर्शाता है। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर, जिनके जीन्स में बदलाव किया जाता है। याद रखिए, जिनके डीएनए के अंदर में कुछ बदलाव किया जाता है, कुछ चेंजेस करे जाते हैं। कैसे? मान लो भैया कोई प्रजाति है, फॉर एग्जाम्पल माइस की, चूहे की प्रजाति है, उसमें दूसरे और एनिमल का जो जीन है ना, वो यहाँ पर लेंगे, फॉरेन डीएनए लेंगे। फॉरेन डीएनए यहाँ पर माइस के अंदर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे यहाँ पर इसमें ये हम इस्तेमाल करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, तो हमें नई नई चीज़ों का पता लगेगा। इसको बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक ट्रांसफ़र करना। इससे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नए प्रकार की क्वालिटीज़ को शो करेगा। यानी दो प्रजातियों के जीन्स अगर हम मिला देते हैं, हो सकता है हमें बहुत बड़ा जो उपाय है, सोल्यूशन है डिजीज़ का, वो मिल जाए, क्योंकि ऐसा हुआ भी है। अभी मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो ये जो वर्ड है ना ट्रांसजेनिक माइस, ये क्यों चर्चाओं में? ये चूहे से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है चूहा जो है ना, इसका फास्ट रिप्रोडक्शन रेट होता है, बहुत सारी पैदाइशी होती है। तो इस वजह से चूहे को कई बार सूटेबल माना जाता है कि इसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया हो, जो एक्सपेरिमेंट किया जाए, जो कि किया भी जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इस चूहे के अंदर में एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी आसान होता है, जीन्स के अंदर में मॉडिफिकेशन करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए यहाँ पर चूहे को ही चुना जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे ज़्यादा। आज भी यहाँ पर दोस्तों एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना। क्वेश्चन अब हमारे पास में यह है कि इस ट्रांसजेनिक माइस का हम करेंगे क्या? ट्रांसजेनिक माइस आप समझ गए ना, एक ऐसा चूहा जिसके बॉडी में बाहर दूसरे प्रजाति के जीन को ऐड किया गया है कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन यह है, ट्रांसजेनिक माइस के एप्लीकेशन क्या होंगे, इसके यूजेस क्या होंगे? सबसे पहला यूज़ ये होगा कि हमें नया बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी। हम बड़ी बड़ी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पर जैसे मान लो अलग अलग बीमारियां हैं, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है, ब्लड सेल प्रोडक्शन के बारे में जानकारी मिल सकती है, और सबसे पहली चीज़ जो ह्यूमन डिजीज़ है इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। आज लोगों को भूलने की बीमारी है अल्जाइमर, कैंसर, डायबिटीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। तो इनको स्टडी किया जा सकता है इसी प्रकार से ट्रांसजेनिक माइस के माध्यम से, कुछ नए जीन्स को इंट्रोड्यूस करके। और केवल ये एक्सपेरिमेंट चूहों पे ही नहीं दोस्तों, पिग्स यानी सुअर पर भी होता है, जो कि एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक पिग का। यहाँ पर भी क्या होता है, इंसानों में जो बीमारी फैल रही है, तो मान लो कोई इंसान बीमार है ना, जब वो बीमार है तो उस समय पर उसके जीन निकाले जाएंगे, इन एनिमल्स के अंदर में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब देखा जाएगा कि दोनों के जीन्स मिलकर क्या कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर उसका जीन जो है इस बीमारी को काट दे, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे यहाँ पर नए नए रिसर्चेस, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही जीन को एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में ट्रांसफ़र करना, उसको यहाँ पे हम किस वर्ड से दर्शाते हैं, वो है ट्रांसजेनिक। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कुछ बड़ी बड़ी बीमारियों के ट्रीटमेंट्स आ सकते हैं।
कई बार हम नई दवाइयों को टेस्ट कर सकते हैं इसी तरीके से, है ना, जीन थेरेपीज़ कर सकते हैं, कुछ और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, और जो कुछ इंपॉर्टेंट थेरापेटिक प्रोटीन्स वगैरह हैं उसको बनाया जा सकता है। जैसे ट्रांसजेनिक गोट, ऐसी बकरियां जिनके अंदर में हमने नया प्रजाति का एक डीएनए ऐड किया। तो ट्रांसजेनिक गोट्स क्या कर सकती है, ह्यूमन एंटी थ्रोम्बिन बना सकती है। याद रखिएगा, जब एक ट्रांसजेनिक गोट होगी, एक गोट के जीन के अंदर हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे, बदलाव करेंगे, तो वो गोट क्या देगी, हमें एंटी थ्रोम्बिन प्रोवाइड करवाएगी। याद रखेगा। और एंटी थ्रोम्बिन का उपयोग क्या होता है हमारे बॉडी में, एंटी थ्रोम्बिन एक ऐसा प्रोटीन है जो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर को रिजॉल्व कर सकता है। ब्लड क्लॉटिंग समझ रहे हैं? कई बार क्या होता है, देखो आपने हेमोफीलिया नाम की एक बीमारी सुनी होगी। हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि उसका करोड़ों रुपए का दवाई का इलाज होता है, लेकिन वो ऐसी बीमारी है कि जब बॉडी के अंदर में कहीं पर कट लग जाए तो खून निकलने लगता है, और वो खून निकलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती है। यानी कि कहीं पर, अब जैसे नॉर्मली आपका क्या होता है, कहीं पर कट लगा, खून निकला, थोड़ी देर बाद वो क्लॉट हो गया, जम गया, खून रुक गया। लेकिन हेमोफीलिया वाले केस में खून रुकता ही नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को, ऐसे बड़े बड़े डिसऑर्डर्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सोल्यूशन बीमारियों का। ये सब कैसे मिल रहा है, इन्हीं रिसर्चेस करके, इन्हीं ट्रांसजेनिक वाले मेथड का अपनाकर। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो क्रॉप्स वगैरह है उनके अंदर ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने सबसे बड़ा है बीटी कॉटन का। तो बीटी कॉटन के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है, हमने उसके जेनेटिक्स के अंदर में कुछ बदलाव करे हैं, कुछ चेंजेस करे हैं। देन हमको यहाँ पर क्या मिला है, एक ऐसा कॉटन मिल गया जिसके पे कीड़े ही नहीं लगते। नहीं तो फिर नॉर्मल वाली जो कपास की खेती है उसको कीड़े खा जाते हैं। हमने उसके जीन में बदलाव किया, उसको इतना मजबूत बना दिया कि कीड़े का कोई इस पर असर ही नहीं होता। समझ रहे हैं? तो जीन में बदलाव करके ऐसा कुछ नया प्रोड्यूस किया जा सकता है, बीमारियों का इलाज निकाला जा सकता है। लेकिन अब आपके मन में भी प्रश्न आएगा, सभी के मन में प्रश्न आएगा, क्या ये सही है जैसा हम सुन रहे हैं? क्या ये एथिकली सही है? क्या इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है इसको लेकर? ऐसा नहीं है। देखो, भारत के अंदर में कुछ नियम है। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। जब जेनेटिक एडिटिंग की बात होती है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है। तो ऐसी बॉडीज हमने बना रखी हैं ताकि जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है उस पर थोड़ा नजर रखा जा सके, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एथिकल इश्यूज हैं। आप एक जानवर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या एक इंसान की लाइफ है, एक एनिमल की लाइफ नहीं है? क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन आप कर रहे हैं, उससे उस जानवर को एक अनलिमिटेड पेन होगा, उसकी जान भी जाएगी, वो अलग अलग सफरिंग से गुजरेगा, और ये सब आपको पता है, उसके बावजूद भी आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा गलत है ना। दूसरा, अगर आप देख पाओगे, अनफोर्सिन कॉन्सिक्वेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं बहुत बड़ा। जीन्स के अंदर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, एक दूसरे की जीन्स के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, एक दूसरे की स्पीशीज के जीन्स को मिला रहे हैं। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में तो कुछ ना नजर आ रहा हो, ठीक है, आप कर करके देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर इसका बड़ा एक इशू हो सकता है, कोई नई बीमारी प्रोड्यूस हो सकती है, कोविड-19 लाइक वायरस, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। समझ रहे हैं? फिर इसका सबसे बड़ा रिस्क है एनवायरमेंटल रिस्क, क्योंकि जब भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, ये हमारे इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव करता है। अगर ये किसी जंगली जानवर की प्रजाति के कांटेक्ट में आ जाए तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी याद रखेगा। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने, आप रेडी हैं सॉल्व करने के लिए। ट्रांसजेनिक माइस क्या है, इसको लेकर हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, और जितनी भी डिटेल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक, चलते हैं फिर अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। नेक्स्ट न्यूज़ में मेंशन किया जा रहा है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर सबमिट्स रिपोर्ट ऑन द फिशरीज सेक्टर। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, जो बेसिकली एग्रीकल्चर को लेकर डेडिकेट करी गई है पर्टिकुलर कमेटी, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और वो रिपोर्ट बेसिकली फिशरीज सेक्टर को लेकर है। यानी भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, मछली पालन वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पहले भी कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि सरकार को अगर अपने देश में ये मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ाना है तो इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर में फोकस करना होगा। तो गवर्नमेंट ने फोकस किया है या नहीं किया है, उसको लेकर यहाँ पर ये बातचीत हो रही है कि आज भारत को फिशरी सेक्टर में क्या क्या करना चाहिए। एक तो रिकमेंडेशन यहाँ पर दिए हैं इस कमेटी ने, और ये जो पर्टिकुलर फिशरी सेक्टर है ये किस किस प्रकार के चैलेंजेस से इंडिया में गुजर रहा है वो भी बताया है। यानी फिशरी सेक्टर में चुनौतियां क्या हैं और रिकमेंडेशन क्या है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी के साइड से मेंशन की गई है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो पहले हम थोड़ा सा भारत के फिशरी सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं।
तो याद रखिएगा, बेसिक पॉइंट है, इंडिया आज के समय पर तीसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है दुनिया भर में। भारत तीसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, जो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। और दुनिया भर में जितना भी फिश का प्रोडक्शन होता है उसका 8% योगदान भारत की साइड से होता है। और यही सेक्टर इंडिया के अंदर जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, हमारी इकॉनमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। पिछले कुछ साल में दोस्तों ये कंट्रीब्यूशन 4% से बढ़कर 6.72% के आसपास हो गया है। नाउ अब जो ये पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, इन्होंने कुछ चैलेंजेस शेयर किए हैं कि भाई यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ हैं हमारे फिशरी सेक्टर में, और उन चुनौतियों से हम कैसे लड़ सकते हैं वो इन्होंने रिकमेंडेशन शेयर किए हैं। आइए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले ये कहते हैं कि फिशरी सेक्टर को लेकर कोई एक सेपरेट डेडिकेटेड बॉडी नहीं है, क्योंकि आज ये पूरा मत्स्य पालन क्षेत्र ICAR के अंडर में आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पे बहुत काम है, बहुत सारा काम है। वो केवल यहाँ पर फिशरी सेक्टर पे फोकस नहीं करते, तो इस वजह से ये सेक्टर ग्रो भी नहीं कर रहा। तो इसको लेकर दोस्तों कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पर शेयर की गई हैं कि हमें एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड बॉडी बना लेनी चाहिए, एक ऐसी बॉडी जो सेपरेटली फिशरी सेक्टर पे फोकस करे, जिसका नाम होगा इंडियन काउंसिल फॉर फिशरी एंड एक्वाकल्चर रिसर्च। दूसरा, अगर आप देख पाएंगे तो मेंशन किया जा रहा है, एक और प्रॉब्लम है आज भारत के अंदर में, ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है मछली को पकड़ने के लिए जहाँ पे मछली के साथ साथ दूसरी और प्रजातियां भी बर्बाद हो रही होती हैं। समझ रहे हैं, जिसको बोलते हैं बुल ट्रॉलिंग, एक बड़ा जाल बांध के सारी मछलियों को एक साथ खींचना। इससे फिश का जो स्टॉक है वो लगातार कम हो रहा है और मैरीन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए हमें इस पर रेगुलेशन लगाना होगा और गलत तरीके की जो प्रैक्टिस इस पर बैन करना होगा, ये बात बोली जा रही है। फिर एक और यहाँ पर इन्होंने चैलेंज बताया। चैलेंज ये है कि जितने भी यहाँ पर फार्मर्स हैं, स्पेशली जो मछुआरे हैं, उनको आज बहुत सारे राज्य जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो 4% का एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है किसान क्रेडिट स्कीम पर, जबकि यहाँ पर इसको बढ़ा देना चाहिए। केवल कुछ राज्य सपोर्ट दे रहे हैं, हमें यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन देना होगा इन मछुआरों को, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन जहाँ पे उनको ब्याज ना देना पड़े और सक्सेसफुली यहाँ पर वो लोग लोन ले सकें। तो ऐसे लोन को यहाँ पे पूरे देश भर में हमें लागू करना होगा, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। जैसे 20 to 25% जो मछलियों का करंट समय पर मतलब लॉसेस हैं वो हो रहा है। क्या होता है, मछुआरे मछली तो पकड़ लेते हैं, लेकिन अब उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, एक्सपोर्ट भी करना है, तो आपको ठंडा रखना पड़ेगा। तो आपके पास में स्टोरेज का कोई फैसिलिटी नहीं है, प्रोसेसिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो रिकमेंडेशन उन्होंने ये दिया कि भैया इन फैसिलिटीज़ को इंप्रूव कर लो, कोल्ड स्टोरेज बना लो, प्रोसेसिंग यूनिट बना लो। आपके पास में तो स्कीम है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो स्पेशली फिशरी सेक्टर को डेडिकेट किया गया है। तो ये सेक्टर यहाँ पर हेल्प कर सकता है थोड़ा सा, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ये सब करके हम अपने फिशरी सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। बस खाली ये बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा काम का है, और जो आपकी पर्सनैलिटी इन न्यूज़ होते हैं ना, वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक विजनरी लीडर एंड सोशलिस्ट थिंकर हैं ये, मतलब थिंकर रह चुके हैं। रिसेंटली क्या हुआ, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, इनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, इनको ऑब्जर्व किया गया, और इनका जो कंट्रीब्यूशन का योगदान है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में, वो सारा योगदान दोस्तों यहाँ पर आज के समय पर याद किया जा रहा है। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर में यहाँ पर इनका योगदान है, वो सब दोस्तों यहाँ पर याद किया गया। अगर आप देखोगे इनके लाइफ के बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में, आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका जन्म होता है 23 मार्च 1910 में, और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में। एजुकेशन की बात करेंगे, इन्होंने अपना स्कूल पूरा किया वाराणसी के अंदर से, फिर उसके बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर में पढ़ाई की। देन उसके बाद में PhD इन्होंने किया इकोनॉमिक्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन यानी जर्मनी से। देन उसके बाद में इनकी जितनी भी रिसर्च थी वो नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया करती थी। फिर जब यहाँ पर इंडिया आए तो इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, भारत को आज़ादी दिलाने में, और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया 1920s में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, यानी इतिहास में इनका योगदान बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर में अगर आप देख पाओगे, एक इंपॉर्टेंट रोल था इनका। कई बार अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट किया, मल्टीपल टाइम्स जेल में डाला, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़ते रहे देश के लिए। एट द लास्ट यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, आपको पता है जब देश आज़ाद हो जाता है, हम बात करते हैं गोवा के इशू के बारे में। तो जो गोवा है, गोवा में पोर्चुगीज़ का एक इंपॉर्टेंट रोल बना हुआ था। तो पोर्चुगीज़ का जो पूरा शासन चल रहा था, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की गई।
गोवा और दमन दीव के अंदर में। देन उसके बाद में पोर्चुगीज़ को हटाया भी गया, गोवा लिबरेशन मूवमेंट चलाया गया, है ना। मिलिट्री इंटरवेंशन फिर भारत सरकार ने 1961 में किया। देन पोर्चुगीज़ को हटाया, गोवा को अपने कंट्री के अंदर में ऐड किया। उससे पहले यहाँ पर लगातार मूवमेंट चल रहा था गोवा को अलग करने का, गोवा को बेसिकली अपने देश में जोड़ने का, क्योंकि पोर्चुगीज़ ने उस पर कंट्रोल कर रखा था। तो उसमें भी यहाँ पर इनका योगदान था डॉक्टर मनोहर राम लोहिया का। ठीक है, राम मनोहर लोहिया का। तो याद रखिएगा, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे गए हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा इनके योगदान के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप देख पाओगे इनके जो जितने भी थीसिस हैं, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, इस पर ज़्यादा फोकस था। तो इन्होंने सोसाइटी के अंदर में कुछ रिफॉर्म्स की बात की, कुछ बदलाव की बात की। जैसे जो भी कास्ट को लेकर भेदभाव हो रहा है, क्लास को लेकर भेदभाव हो रहा है, वो ख़त्म होना चाहिए। जितनी भी जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं, है ना, मेल फीमेल के बीच में डिस्पैरिटीज़ हैं, उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को सपोर्ट किया इन्होंने। साथ ही साथ में जो सेल्फ सफिशिएंसी होती है, हमारे देश को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जो प्लानिंग है उसको अलग वे में करना होगा। ऐसे ही काफ़ी सारे एस्पेक्ट के अंदर में आपको याद होना चाहिए दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या किया, 6 अलग अलग प्लान्स इन्होंने मेंशन किए। 6 पॉइंट का प्लान मेंशन किया, प्लान पता होना चाहिए। पहला पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया, भारत में हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे काम करना होगा, कि कुछ लोगों को अवसर मिल पाते हैं, कुछ लोगों को अवसर नहीं मिल पाते। आज हम लोग यहाँ पर जाति में बटे हुए हैं, जो आज भी हो रहा है। जेंडर में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, अलग अलग क्लासेस में भेदभाव होता है, ये सब आपस में बांट रहा है एक दूसरे को। ये सब ना हो दोस्तों, सभी को बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तो एक डिफरेंट सिनेरियो हमको नजर आएगा। तो लंबे समय से ये सब चीज़ें खत्म करने की बात की जा रही है, बट आज भी दोस्तों चाहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, ये चीज़ें होती हैं। फिर दूसरा यहाँ पे है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हमारे लोकल गवर्नेंस को और ज़्यादा हमें मजबूत करना होगा, ये बात इन्होंने कही है। जो लोकल गवर्नमेंट है उसको मजबूत करना ज़रूरी है। फिर इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, यानी कि बाहर की दूसरे की कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंसी हमें ख़त्म करनी होगी, अपने देश में निर्भरता को, मतलब अपने आप को खुद आत्मनिर्भर बनाना होगा। फिर सोशल इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक उठाया इन्होंने, कि अपने देश में इंडस्ट्रीज डेवलप करो और सोसाइटी के अंदर में हर एक व्यक्ति को मौका मिले काम करने का, कोई सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो इंडस्ट्रीज़ को लेकर। फिर इन्होंने मेंशन किया फ्रीडम एंड ह्यूमन डिग्निटी के बारे में। इन्होंने बोला कि जो एक इंडिविजुअल लिबर्टी है उसको हमें इंश्योर करना होगा, दुनिया भर में शांति बनाने के ऊपर हमें काम करना होगा। फिर एट द लास्ट उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ बातें बोली, कि दुनिया भर में हमें एकता की ज़रूरत है, ना कि लड़ाई करने की, ना कि युद्ध लड़ने की। तो ये कुछ इनके 6 पॉइंट प्लान्स हैं, याद रखिएगा। देन उसके बाद फिर एक और चीज़ आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स के बारे में। जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद दोस्तों इनके पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव आया। इन्होंने यहाँ पर जिसको इन्होंने ज्वाइन कर रखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, बाद में देश की आज़ादी के बाद ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने लगे। राम मनोहर लोहिया साहब ये बोलने लगे कि कांग्रेस जो है ना, ये पावर को एक हाथ में लेना चाहती है, जबकि ये इनके जो पॉइंट्स ऑफ प्लान है वो ये कहते हैं कि हमें पावर को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लोकल गवर्नेंस को भी बढ़ावा देना चाहिए। बट कांग्रेस क्या कर रही थी, सारी पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही थी। फिर इसी के आधार पर ये क्या करते हैं, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बाद में ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक लीडर बन गए और इन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म करके यहाँ पर एक पूरा का पूरा कह सकते हैं मुहिम चालू की, जहाँ पे इनका मेन पर्पस था कि सभी ओपोजिशन पार्टीज एक साथ आ जाएं ताकि कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म किया जा सके। बाकी लिटरेचर में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत सारी किताब इन्होंने लिखी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट किताबों की बात करेंगे तो द कास्ट सिस्टम हो गया, व्हील ऑफ हिस्ट्री हो गया, मार्क्स गांधी सोशलिज्म हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इनके थ्रू लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पे आप देख पाओगे ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 स्पीशीज़ के लिए रेलिवेंट है। पढ़ा चुका हूँ, सुबह कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं आपको यहाँ पर ये सारे के सारे चीज़ें बता चुका हूँ कि कौन सा आर्टिकल कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या है, हम बात करें एक फ्लावर की स्पीशी के बारे में जिसका नाम है एंथुरियम। तो एंथुरियम को हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है मिजोरम से सिंगापुर में, पहली बार, ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक फूल को एक्सपोर्ट किया है मिजोरम से सीधा सिंगापुर में। क्योंकि एंथुरियम भारत में भी सब जगह नहीं मिलता, मिजोरम में इसकी बहुत सारी प्रोडक्शन होती है। तो ये कहीं ना कहीं मिजोरम का एक रोल दिखाता है। और मिजोरम कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सपोर्ट करने में एक पोटेंशियल दिखाता है कि हाँ भाई, ये फ्लावर की जब बात आएगी तो मिजोरम तैयार है, भारत का एक खूबसूरत हिस्सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये तैयार है यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। समझ रहे हैं? तो ये काम किया गया। अपीडा नाम की बॉडी जो है, जो बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने को लेकर प्रमोशन करती है, उसमें मदद करती है, इन्होंने पहली बार एंथुरियम फ्लावर को एक्सपोर्ट किया है जो सीधा मिजोरम से सिंगापुर में गया है।
इससे भारत के फ्लोरिकल्चर सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। जहाँ पे हम फूलों की खेती करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, उस पर्टिकुलर सेक्टर को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। अब दोस्तों ये फ्लावर ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंथुरियम, एंथुरियम कभी सुना है आपने? जैसे मैंने पहले पढ़ा था एंथुरियम के बारे में, जब मैंने पढ़ा तो ऐसा नहीं था मतलब कोई जानकारी मिली हो, हाँ, लेकिन मिजोरम के बारे में पता चला ज़रूर कि मिजोरम सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एंथुरियम का भारत के अंदर। एंथुरियम के बहुत सारी कलर वैरायटीज़ होती हैं, रेड, पिंक, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, मल्टी कलर्ड में ये देखने को मिलता है। लेकिन एंथुरियम का इंपॉर्टेंस क्या है ज़रा ये बताइए, इसका एक मतलब ऐसा महत्व क्या है? सिंगापुर इसको मंगा रहा है, दुनिया भर में चर्चा हो रही है एंथुरियम की, हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हो रहा है, द हिंदू में पब्लिश हो रहा है। आखिरकार ऐसा रेलिवेंट रोल क्या है? देखो, नासा जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उसने खुद इसके ऊपर रिसर्च किया है और रिकग्नाइज किया है कि एंथुरियम के अंदर में एक बेहद खूबसूरत ताकत है। ये क्या कर सकता है? अगर आप अपने घर के अंदर में एंथुरियम का पौधा लगा देंगे तो इससे आपकी घर की अंदर की जो एयर क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक इंप्रूव करना शुरू कर देगा। आपके घर की एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है, बहुत सारे प्रकार के जो टॉक्सिन्स है उसको हवा से ये हटा सकता है। ये ताकत है एंथुरियम की, याद रखिएगा इसके बारे में। अब क्या है, एंथुरियम में इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की ताकत है। बाकी इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, यानी हम आज के समय पर जो एक्सपोर्ट है वो इसका हो रहा है। बहुत सारे जो फार्मर्स, अब इनको नया रोजगार मिल जाएगा मिजोरम में, उन्हें लगा गया अब एंथुरियम बहुत पॉपुलर हो चुका है। इवन मिजोरम के अंदर में एक एंथुरियम फेस्टिवल भी होता है जहाँ पे इस फ्लावर को प्रमोट किया जाता है, लोग घूमने जाते हैं, परचेज करते हैं, लेकर आते हैं। समझ रहे हैं? तो मिजोरम का रोल यहाँ पर फ्लोरिकल्चर में उभरता हुआ आने वाले समय पर बड़े लेवल पर नजर आने वाला है। ठीक है, अब बाकी ये कोई इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। हाँ, लास्ट में अपीडा के बारे में कुछ 2-3 लाइनें ध्यान रखना, क्योंकि प्रमोट तो अपीडा ने ही किया है ना, एक्सपोर्ट तो अपीडा ने ही किया है। अपीडा मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। अपीडा है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक ऐसी स्टैचुटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। इसका मेन ही काम है एक्सपोर्ट करना। तो आप समझ जाना, व्यापार वाली जो मंत्रालय है इसी के अंडर में ये आता है, भारत सरकार के अंडर। इसका मेन काम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना, उसकी मार्केटिंग को और ज़्यादा इंप्रूव करना। ठीक, चलिए फिर आगे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री। रिसेंटली, जैसे आज दोस्तों 26 मार्च है, तो हमने 23 मार्च को देखा शहीद दिवस। शहीद दिवस को हम हर साल 23 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, इंग्लिश में मार्टियर डे बोलते हैं। हम इस दिन याद करते हैं अपने 3 महान फ्रीडम फाइटर्स को, जिसमें भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी। ये आपको यहाँ पर तीनों व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो इंडिया यहाँ पर ऑब्जर्व करता है शहीद दिवस को, क्योंकि ये तीनों वो महान व्यक्ति हैं, वो फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने देश के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया। ठीक है, हुआ क्या था एक्चुअली में, अंग्रेज़ों ने 1931 में इन तीनों को ही साथ में फांसी की सज़ा सुना दी थी। ठीक है, फांसी को यहाँ पर फांसी पे लटकाया गया था इनको। अब क्वेश्चन यह है कि ऐसा क्यों, और इसी आधार पे हम शहीद दिवस को ऑब्जर्व क्यों करते हैं। तो दोस्तों ये तारीख थी एक्चुअली में 23 मार्च 1931। भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी की सज़ा दी गई। और ध्यान रखना उसके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि इन तीनों ने एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है जॉन सॉन्डर, इसको यहाँ पर असैसिनेट कर दिया था, नहीं इसकी हत्या कर दी थी। तो इस वजह से यहाँ पर इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हो रहा था दोस्तों, जिसके आधार पे जैसे ये जॉन सॉन्डर की जब बात कर रहे हैं, तो जॉन सॉन्डर ने लाला लाजपत राय जी को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, एक लाठी चार्ज हुआ था, लाला लाजपत राय जी की जान चली गई थी उसमें। तो यहाँ पे भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, सब ने यहाँ पर एक लड़ाई लड़ी। इन्होंने बोला कि अब हमें अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराना होगा, और ये लड़ाई यहाँ पर एक वायलेंट रूप लेती है। फिर उसके बाद में इसी लड़ाई के थ्रू जॉन सॉन्डर को असैसिनेट कर दिया गया। ठीक है, जॉन सॉन्डर की हत्या कर दी गई। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को ही फांसी की सज़ा दे दी गई। भगत सिंह जी की जब हम बात करते हैं तो 1907 से लेकर 1931 तक इनका जो पूरा जीवन काल रहा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने बनाया, यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया, नौजवान भारत सभा, और साथ ही साथ में HSRA के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं ये, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के। मेजर इंसिडेंट 1928 का साइमन कमीशन हो गया। साइमन कमीशन के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। 1928 में मैं आपको बता चुका हूँ जॉन सेंटर वाला पूरा मामला। फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में इन्होंने बॉम्ब भी फेंके थे।
इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो इन्हीं से पॉपुलर हुआ, ठीक है। और सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, उसके अलावा क्रांति, इन्हीं सब चीज़ों पे यहाँ पर इनका एक ज़्यादा जोर रहा है, इन्हीं सब आइडियोलॉजी पर। फिर हम सुखदेव थापड़ जी के बारे में बात करते हैं तो 1907 1931 तक। फिर अगेन शिवराम हरी राजगुरु की बात करते हैं तो 1908 से लेकर 1931 तक इनका पूरा जीवन चला। तीनों को एक साथ फांसी की सज़ा दी गई थी, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। तीनों का रोल जो है ना HSRA में ज़रूर था। HSRA यानी कि हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अंदर में तीनों का एक अहम रोल था। उसके अलावा हम सुखदेव थापड़ जी की बात करते हैं तो इन्होंने नौजवान लोगों को ट्रेन किया, ठीक है, ट्रेन किया ताकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ा जा सके। फिर इनको भी सज़ा वही जॉन सॉन्डर के असैसिनेशन की वजह से दी गई थी, और वही चीज़ यहाँ पर इनके साथ हुआ राजगुरु जी के साथ, ठीक है। आप देख पाओगे इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और सौंदर का असैसिनेशन किया, और इन्होंने भी यहाँ पर नौजवान लोग जो हैं इनको भारत की आज़ादी के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं जागरूक किया, इन्फ्लुएंस किया। लोगों के अंदर में एक उत्साह आया कि हमें भी यहाँ पर आज़ादी लेने के लिए लड़ना है। तो इतना कुछ यहाँ पर योगदान दिया है, रियल हीरोज़ हैं ये, फ्रीडम के लिए यहाँ पर सेक्रीफाइस किया, देश की आज़ादी के लिए यहाँ पर लड़े। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है दोस्तों यहाँ पर वो इनकी साइड से दिया गया, जो एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, देशभक्ति को दर्शाता है, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए और भी ज़्यादा काम का है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शेयथ या रोज मेलियंसिस के बारे में। ये क्या है शेयथ या रोज मेलियंसिस? ये ध्यान रखना, एल्गाई की एक नई प्रजाति है। जो शैवाल होता है, काई होती है, आपने देखा होगा पानी में इस तरीके से ग्रीन कलर का शैवाल मतलब बनना शुरू हो जाता है। इसकी एक नई प्रजाति है ये, ठीक है। इसका नाम है शेयथ या रोज मेलियंसिस। कहोगे बड़ा अजीब सा नाम है ये। इसका नाम जो है ना इसकी प्लेस पे रखा गया है, मतलब जहाँ पे पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है? केरला के अंदर वेस्टर्न घाट्स में एक जगह है रोजमाला, तो वहीं से ये नाम लिया गया, जिसका नाम दिया गया शेयथ या रोज मेलियंसिस। याद रखना, क्वेश्चन बन जाए क्या है तो याद रखना रोजमाला से, याद रखना रोजमाला केरला में वेस्टर्न घाट्स में है, वहीं पर शैवाल मिला जिसका नाम है शेथिया रोज मेलियंसिस। और ये इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि भारत के पास में ऐसी शैवाल की प्रजाति बहुत ही ज़्यादा रेयरली मिलती हैं। जो ये नई प्रजाति मिली है, इससे पहले केवल हमारे पास में एक स्पीशी थी शेथिया की, केवल एक स्पीशी जो हिमालय से रिकॉर्ड की गई थी। एक्सट्रीमली रेयर स्पीशी है दोस्तों ये भारत के अंदर में। नाउ फाइनली यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो अब एक और प्रजाति हमको मिल चुकी है। इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बताया जाता है कि ये जो शैवाल है ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को बैलेंस करने के ऊपर में एक बहुत बड़ा काम करता है। ये क्या है? एक प्रकार का एल्गाई, शैवाल वही काई। और आपको पता है एल्गाई का एक अहम रोल होता है, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। जो एल्गाई है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को, मतलब एल्गाई क्या होती हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं। कहाँ पे पाई जाती है? पानी के अंदर, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्ट यानी नमी है। और ये माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं, छोटी भी होती हैं। इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन भी होता है, कुछ बड़ी साइज़ के सीवीड्स भी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो हमारे एनवायरमेंट के लिए ये शैवाल ज़रूरी भी है। अच्छा, ज़रूरी क्यों है? नंबर 1 पॉइंट, ज़रूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। एल्गाई दुनिया भर में बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देती है। उसके अलावा क्योंकि ये पानी में प्रेजेंट है, तो पानी में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है। वो इसके ऊपर में अपना मतलब जीवन व्यतीत कर देते हैं, इसको कंज्यूम करके, इसको खा के। तीसरा, इस एल्गाई में ढेर सारा कार्बन प्रेजेंट है, तो ये कार्बन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। आप कार्बन छोड़ रहे हैं तभी तो यहाँ पर मतलब लगातार इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन हो रहा है वो कार्बन एमिशन तो हो रहा है, तभी तो टेम्परेचर गर्म हो रहा है। और एल्गाई क्या कर रहा है? उस कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम है। प्लस ये वाला जो एल्गाई है इसको साफ पानी में रहना पसंद है। ध्यान रखना, इसको फ्रेश वाटर में रहना पसंद है। तो जहाँ पर भी आपको शेथ या रोज मेलियंसिस नाम का एल्गाई दिख जाए, मतलब वहाँ पे पानी बिल्कुल साफ है। ये हमें दर्शाता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हेल्थ को, ठीक। बस इतना पढ़ना था। चलिए अगली खबर पर आते हैं। एक और बहुत ही ज़्यादा शानदार और काम का आर्टिकल, ज्ञानपीठ अवार्ड की हम बात कर रहे हैं। तो ज्ञानपीठ के 59th विनर आ चुके हैं दोस्तों। इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। तो विनोद कुमार शुक्ला जी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये विजेता हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के, इस बार के बिल्कुल न्यू विजेता, याद रखिएगा। और ज्ञानपीठ अवार्ड की जब बात करते हैं तो ये भारत का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। लिटरेरी अवार्ड बेसिकली यहाँ पर बुक्स के लिए, लिटरेचर के लिए दिया जाता है। तो 2024 का अवार्ड यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हिंदी लिटरेचर आपको देखने को मिल जाएंगे, हिंदी लिटरेचर के राइटर हैं। इनकी उम्र है 88 और ये वाले अवार्ड्स इनको सम्मानित किया जाएगा क्योंकि इनका योगदान हिंदी लिटरेचर में उच्च लेवल पर हमने देखा है। ठीक है, और जब ज्ञानपीठ अवार्ड की बात होती है तो अपने आप में इस तरीके से लिटरेचर वाले सेक्शन में अलग अलग भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। इस अवार्ड को दोस्तों शुरू किया गया था 1965 में। कौन प्रेजेंट करता है? भारतीय ज्ञानपीठ इसको प्रेजेंट करता है। ठीक है, इस बॉडी को 1944 में फाउंड किया गया था और इसका मेन पर्पज़ यही है कि भारत के अंदर जो अलग अलग भाषाओं में जो भी व्यक्ति कुछ अल्टीमेट लेवल पर लिखता है, इसमें आपको पता है संविधान के अंदर जो हमारा 8वां शेड्यूल है उसमें 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखता है ना, एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उस व्यक्ति को ये ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ध्यान रखिए 22 भाषा, इसमें प्लस इंग्लिश भी ऐड कर दो क्योंकि 2013 के बाद में इंग्लिश भी इंक्लूड कर लिया गया था। तो 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश, ये 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, फिर प्लस इंग्लिश, तो ये सब को ऐड कर दें तो 23 भाषाओं में जिनका भी बड़ा योगदान है उनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस यही है, एक हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, हाईएस्ट सबसे बड़ा मतलब तौर पे सम्मानित किया जाता है। इसमें इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाता है क्योंकि भारतीय भाषाओं में यहाँ पर यह अवार्ड दिया जा रहा है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, केवल एक भाषा नहीं है, इसमें संविधान के अंदर जो भाषा हमारी 8 शेड्यूल में प्रेजेंट है सभी भाषाओं में यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 में दिया गया था, याद रखना है ये भी बात। और किसको दिया गया था? GS कुरुप को मलयालम भाषा में सबसे पहला अवार्ड दिया गया था। बाकी ये कौन सा अवार्ड है? 59th अवार्ड है, याद रखना है। इससे पिछले साल वाला 2023 वाला जो 58th अवार्ड था वो किसको दिया गया था? 58th अवार्ड 2 राइटर्स को दिया गया था। संस्कृत में दिया गया था जगतगुरु राम भद्राचार्य जी को और उर्दू में दिया गया था गुलजार को। तो ये 2023 वाले अवार्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिक फैक्ट। प्रीलिम्स के लिए भी तैयार, मेंस के लिए भी तैयार। कोई भी चीज़ आ जाए आप रेडी हो सॉल्व करने के लिए बिंदास तरीके से। एक ही वीडियो में इतना धमाकेदार हर एक चीज़ आपको मिल रहा है। नाउ अब एक टर्म चर्चाओं में है जिसमें हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं AI वॉशिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन बाई ऑफ AI बाई दी स्टार्टअप्स। नई नई कंपनी आ रही है आज मार्केट में, नई नई कंपनी यहाँ पर लोगों को मिसलीड कर रही हैं क्योंकि ये जो वर्ड है ना, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम से 4 चांद लगा देता है किसी भी चीज़ के ऊपर में कि भाई हमारे यहाँ जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है। अब आप यहाँ पर कंटेंट तैयार कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हम ये आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, AI वाली सर्विस दे रहे हैं। ये वर्ड AI जो है ना हर कोई इस्तेमाल करने लगा, जबकि वो सर्विस AI वाली प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, लेकिन वो कह रहा है, यानी आपको चूना लगा रहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स क्लेम, इसी को बोलते हैं AI वॉशिंग। आप कहोगे सुना सुना लग रहा है, सुना हाँ लग रहा होगा, ग्रीन वॉशिंग से, है ना। ग्रीन वॉशिंग वर्ड के बारे में कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ। अब ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? देखो अब ग्रीन वॉशिंग से क्वेश्चन बन चुका है, तो पॉसिबिलिटी AI वॉशिंग से ही बन जाए। कहीं ये वॉशिंग मशीन मत समझना, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एक वॉशिंग मशीन है ना। तो अगर आपको अब थोड़ा सा नॉलेज है, पता है क्या AI वॉशिंग क्या है। ग्रीन वॉशिंग में क्या होता था, बहुत सारी कंपनियां फेक क्लेम करती थी। फेक क्लेम यह है कि हमारी जो कंपनी है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि वो कंपनियां पीछे से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही थी। तो ये ग्रीन वॉशिंग करना, जैसे ब्रेन वॉशिंग होता है वैसी AI वॉशिंग है कि हमारी कंपनी AI वाली फैसिलिटी देती है आपको, लेकिन देती कुछ भी नहीं है। मिस लेबलिंग करना, है ना, और साथ ही साथ में उल्टे सीधे क्लेम करना। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। आज का आखिरी आर्टिकल साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है और एक टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल क्या होता है। साथ ही साथ में अभी जो एक बड़ी डिस्कवरी हुई है ना, वो डिस्कवरी हुई है दोस्तों बर्कुलोसिन की। किसकी? बर्कुलोसिन की। याद रखिएगा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है ये आपके सामने डिटेल्स रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है बर्कुलोसिन को। बर्कुलोसिन क्या है? बर्कुलोसिन दोस्तों याद रखिएगा पहला ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल है, पहला ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर में हैवी एलिमेंट्स बर्केलियम प्रेजेंट है। ठीक है, पहला ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल। क्योंकि क्वेश्चन बन जाए बताओ क्या है, हाल ही में बर्कुलोसिन चर्चाओं में था, तो आप बता सकोगे कि हाँ भैया ये ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल है। इसमें क्या प्रेजेंट है? बर्केलियम प्रेजेंट है। अब ये बर्केलियम क्या आ गया यार? बर्कुलोसिन बर्केलियम, सुनिएगा आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है? कहोगे पढ़ी है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होगा।
यहीं पर आप नीचे आओगे, ये देखने को मिल जाएगा बी के, आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। ये क्या है? बर्केलियम। तो बर्केलियम पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हुआ दोस्तों एक एलिमेंट आपको नजर आएगा, ठीक है। जूम करूं तो ये रहा बर्केलियम। इसका एटॉमिक नंबर आपको 97 देखने को मिल जाता है। इसका सिंबल है बी के, याद रखिएगा। तो हुआ क्या है? बर्केलियम से ही बनाया गया है बर्कोलेसिन। और बर्कोलेसिन यहाँ पे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये पहला ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल हमारे पास में प्रेजेंट है। और अब इसका करेंगे क्या? हम प्रेजेंट है तो क्या करेंगे इसका? दोस्तों इसका इस्तेमाल होगा एक्टिनाइड केमिस्ट्री के अंदर में, या फिर इससे यहाँ पे और ज़्यादा बड़े लेवल पर नई रिसर्चेस की जा सकती हैं। तो सर पहला क्वेश्चन कि ये बर्कोलेसिन तो ऑर्गेनिक मेटेलिक मॉलिक्यूल है, बर्कोलेसिन को अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। पहले यहाँ पर आइए देखते हैं ऑर्गेनिक मेटेलिक मॉलिक्यूल होता क्या है। ऑर्गेनो मेटेलिक मॉलिक्यूल्स की जब बात करते हैं तो ये ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन मेटल का बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन और मेटल की बॉन्डिंग होती है। ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास में प्रेजेंट होता है। ये जो कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मेटल्स भी है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दोनों का एक बॉन्डिंग इसमें देखने को मिलती है। इसलिए बोलते हैं इसको ऑर्गेनो मेटेलिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी है, मेटल भी है, ठीक है। तो कार्बन और मेटल का कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनो मेटेलिक मॉलिक्यूल। तो एक नए ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास में हैं। अब यहाँ पर पहला इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक वाला आप कह सकते हैं बर्केलियम हमको मिला है, बर्कोलेसिन मिला है। बर्कोलेसिन मिला किससे है? बर्केलियम से मिला है। बर्केलियम पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हुआ हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है। यह भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन यह है कि ठीक है सर, हमें बर्केलियम जो भी चीज़ें हैं वो मिल गई है, बर्कोलेसिन हमें मिल गया है, तो अब इस बर्कोलेसिन का हम करेंगे क्या? देखो बर्कोलेसिन का सबसे पहले इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हाईली सेंसिटिव है। तो जैसे यहाँ पर हवा में या ज़्यादा नमी में लेकर आओगे, ये खत्म हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है। इसमें एक थर्मल स्टेबिलिटी का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कुछ जो ये बर्कोलेसिन है, कभी आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो थोड़े समय के लिए स्टेबल रह सकता है। कुछ स्टेबल रह पाएंगे, कुछ नहीं। टेम्परेचर कम में स्टेबल रह पाएगा। इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि भाई यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा बना है, कार्बन मेटल का बॉन्ड किस तरीके से बना हुआ है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो बर्कोलेसिन है इसका भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर साइंस को समझा सकता है। सबसे रेलिवेंट चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, न्यूक्लियर साइंस को समझा सकता है। उसके अलावा सुपर कंडक्टर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने थंबनेल में फोटो लगाया सुपर कंडक्टर का, ठीक है। आपको पता ही है सुपर कंडक्टर क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई जाती है, लेकिन बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पर, बिल्कुल ठंडा में, बिल्कुल ठंडा रहेगा वो वायर। सुपर कंडक्टर मान लो एक ऐसा वायर है जिसको हमें ठंडा रखना है, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो होगी उसमें बिना किसी रेजिस्टेंस के, उस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में कोई रुकावट नहीं आ रही होगी, सुपर कंडक्टर है। तो ऐसे कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में हम क्या करेंगे, इस बर्कोलेसिन का इस्तेमाल करेंगे। बस हो गई बात बर्कोलेसिन की भी। ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। आई होप आपको यहाँ पर हर एक प्रकार की जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। आज के सेशन में बस इतना ही है, थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, बट आपको मिला कितनी सारी जानकारी है। पूरा होलिस्टिक एनालिसिस हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप सोचोगे इतना सारा कंटेंट दूसरी जगह पे, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए ऐसे ऐसे लिखना है, इंडेक्स दिया जा रहा है, मुश्किल है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कल फिर से मॉर्निंग में 5 बजे हम लोग मिलने वाले हैं। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।